शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। चारों तरफ बस अंधेरा छा चुका था। रात के करीब 7 बजने को आए हुए थे, मगर सन्नाटा ऐसा था कि लग रहा था कि जैसे आधी रात हो चुकी हो। रघुनाथ एक सरकारी डाकिया था जो कि दिन भर लोगों को लेटर्स पहुंचाता और शाम को अंधेरा होने से पहले अपने घर वापस चला जाता। मगर आज उसे काफी देर हो चुकी थी और एक आखिरी खत उसे अभी भी उसके ठिकाने पहुंचाना था। हे भगवान, ये आखिरी चिट्ठी भी आज ही बचनी थी। सुबह से बस साइकिल चलाए जा रहा हूँ, ना ढंग से खाना मिला ना ही आराम मिला है। ये लोग भी ना गांव बसाएंगे तो सीधे जंगल के अंदर जाकर। सच बोलूं तो पैंडल मारने में भी ताकत नहीं बची। अगर आज ये आखिरी खत ना होता तो मैं यहाँ आने ही वाला नहीं था। पूरा रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। अजीब जगह है, ना आदमी दिख रहा है ना कोई आवाज। ये सोचते हुए रघुनाथ को कुछ ही दूरी पर एक पुरानी चाय की टपरी दिखाई पड़ी। जंगल के बिल्कुल किनारे बनी वो छोटी सी टपरी रात के उस अंधेरे में अजीब सी लग रही थी। आसपास दूर दूर तक कोई और दुकान या घर नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सुनसान रास्ते पर वही आखिरी जगह बची हो जहां अभी भी इंसानों की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है ऊपर वाले को मेरी इस हालत पे तरस आ ही गया है। चलो, कम से कम एक कप चाय तो मिल ही जाएगी। उसी बहाने थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा और थकान भी दूर हो जाएगी। टपरी के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे। एक बूढ़ा चाय वाला, एक गांव का लड़का और कोने में बैठा एक बूढ़ा अजीब सा आदमी जो अब तक चुपचाप जमीन की तरफ देख रहा था। तभी रघुनाथ अपनी साइकिल वहां लेकर रोकता है। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे अपना बैग उतारता है और भारी सांसें लेते हुए लकड़ी के बेंच पर जाकर बैठता है। काका, एक जबरदस्त चाय बना दो। आज तो पूरा शरीर जवाब दे चुका है। सुबह से बस साइकिल ही चलाई जा रहा हूँ। अब लग रहा है कि जैसे पैरों ने भी काम करना बंद कर दिया है। लगता है बहुत दूर से आए हो बाबू। चेहरा देखकर ये समझ आ रहा है कि पूरा दिन रास्ते में निकाला है। दूर क्या काका, पूरा इलाका घूम लिया आज। एक गांव खत्म नहीं होता कि दूसरा गांव शुरू हो जाता है। ऊपर से ये रास्ते इतने सुनसान हैं कि आदमी खुद से ही बात करने लग जाए। रास्ते भर एक भी इंसान नहीं दिखा मुझे। शायद से आप पहली बार आए हो इस तरफ, इसलिए ये जगह आपको अजीब लग रही है। हाँ भाई, पहली बार ही आया हूँ और सच बोलूं तो ये इलाका मुझे थोड़ा सा डरावना लगा। 2 बार तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। रात को जंगल वाले रास्ते पर हर आवाज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार इंसानों को लगता है कि वो अकेला चल रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। इतना सुनते ही टपरी का माहौल अचानक बदल जाता है। गांव का लड़का और चाय वाला एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लगता है बूढ़े चचा डरावनी कहानियां सुनाने के शौकीन है। वैसे माहौल देखकर तो सच में थोड़ा सा डर भी लग रहा है। डर गलत नहीं होता बाबू। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां रात होने के बाद लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं। क्यों? क्या यहाँ जंगली जानवर भटकते हैं क्या, या फिर ऐसे ही गांव वालों की बनाई कहानियां हैं? डर कई चीजों का हो सकता है,
हर बात का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता बाबू। हे लड़के, तुझे अभी उस जगह नहीं जाना चाहिए, वरना वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वो अभी तेरा ही इंतजार कर रहा होगा। ये आप लोग कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो? भला मुझे कोई क्यों कुछ करेगा? ऐसी बचकानी बातें आप मुझसे मत ही कीजिए। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर धीरे से अपनी नजरें झुका लेता है। भैया, अगर आपका जाना बहुत जरूरी है तो सीधे जंगल वाले रास्ते से चले जाना, बीच में कहीं मत रुकना। अच्छा ठीक है, मैं याद रखूंगा। और कुछ? रास्ते में पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी तुम्हें आवाज लगाए या तुम्हारा नाम लेकर बुलाए। रघुनाथ को उनकी बनी बनाई बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जल्द ही वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद रघुनाथ अब जंगल वाले रास्ते पर आ चुका था। तेज हवा जंगल में लगातार बह रही थी। उसके जोरदार झोंकों से पेड़ हिल रहे थे और उनकी शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते हवा के साथ उड़कर रास्ते पर इधर उधर बिखर रहे थे। हवा की सनसनाहट, पत्तों की सरसराहट और चारों तरफ फैला सन्नाटा माहौल को और भी डरावना बना रहा था। रास्ता बहुत ही भयानक दिख रहा था। दोनों तरफ पड़ी हुई घास और झाड़ियां उसे और भी डरावना बना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन झाड़ियों के पीछे कोई छुपकर बैठा हो, जो कि आने जाने वाले लोगों पर नजरें गड़ाए बैठा हो। इन सभी बातों को नजरअंदाज किए रघुनाथ धीरे धीरे साइकिल आगे बढ़ा रहा था। उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे। उन लोगों की कही बातें उसे सताने लगी। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इन लोगों का, बेवजह डर फैलाते रहते हैं। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। ऊपर से ये जगह तो काफी खौफनाक लग रही है। पता नहीं आज मैं अपने ठिकाने पहुंचूंगा भी या नहीं। रघुनाथ अब काफी दूर आ चुका था। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक कोई भी जिंदा चीज उसे नजर नहीं आ रही थी। हवा भी अब थोड़ी सी रुक सी गई थी, जिसके कारण सन्नाटा और भी जानलेवा लगने लगा था। उसके मन में ख्याल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने ख्यालों में डूबा रघुनाथ जैसे तैसे करके रास्ता काट रहा था। और तभी रघुनाथ ने झटके से ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल उसी जगह पर रोक दी। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो कि कुछ देर पहले टपरी पर बैठा हुआ था, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अरे बूढ़े चाचा, आप यहाँ, और इस वक्त आप यहाँ कैसे पहुंचे? तुझे वापस जाना होगा, अभी भी वक्त है, लौट जा। तू नहीं जानता इस रास्ते के आगे क्या है। वो जगह रात होने के बाद इंसानों के लिए नहीं बचती। चाचा, आप लोग इतना
डर क्यों रहे हो? मैं तो बस सिर्फ एक चिट्ठी देने ही तो जा रहा हूँ। और ऐसा क्या है वहाँ जो आप सीधा सीधा नहीं बोल रहे? मैं कह रहा हूं ना कि मत जावा। जो उस जंगल में है वो इंसान नहीं है, और अगर उसने तुझे देख लिया ना तो वो तुझे छोड़ने वाला नहीं। रघुनाथ कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। हवा में भी अचानक अजीब सी ठंड बढ़ गई थी, लेकिन रघुनाथ हल्का सा हंसता है, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। हम्म, आप लोग बेवजह ही डर रहे हो। इतनी रात हो गई, अब मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक सरकारी आदमी हूँ और मुझे ये काम खत्म करना ही होगा। चलिए अब हटिए, मुझे जाना होगा। तू समझा कर बेटा, इस जंगल में रात में भटकने वाला आदमी कभी भी लौटकर वापस नहीं आया है। पता नहीं उनके साथ क्या क्या हुआ होगा, लेकिन बेटा अगर तू वहां गया ना तो तुझे बचाने के लिए वहां कोई नहीं होगा। दोनों भी कुछ देर के लिए चुप ही रहते हैं, जैसे वो एक दूसरे को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हो। मगर रघुनाथ उसे जवाब देता है, मुझे किसी भी हालत में जाना ही होगा चाचा। अब इतनी दूर आ ही गया हो तो खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। बूढ़ा आदमी उसे समझाकर थक चुका था। अब उसे ना जाने के लिए टोकना वो बंद कर देता है और बोलता है, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब मैं इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, मगर याद रखना बेटा, अगर रास्ते में कोई पीछे से आवाज दे तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वहां कोई इंसान नहीं होगा जो कि तुझे आवाज दे। रघुनाथ बिना जवाब दिए साइकिल आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे जंगल के अंदर गायब होने लगता है। बूढ़ा आदमी भी वहां से निकल जाता है। अचानक से आसमान को काले बादलों ने घेर लिया। तेज हवाएं बहने लगी और जोरों से बिजली भी कड़कने लगी। देखते ही देखते जोरदार बारिश भी शुरू हो गई। रघुनाथ को बारिश की वजह से एक और झटका लग गया था। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई। इस बारिश को भी अभी आना था क्या? कम से कम इस जंगल से तो बाहर निकल जाता मैं। अब क्या करूं मैं? अगर ऐसे ही भीगता रहूंगा तो जरूर बीमार पड़ जाऊंगा। अभी कहीं पे तो रुकना ही पड़ेगा। बारिश इतनी तेज थी कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी कुछ दूरी पर रघुनाथ को उस घने जंगल में एक घर दिखाई दिया। रघुनाथ उस घर को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। उसे इतने घने जंगल में एक घर का दिखना, इस चीज की जरा से भी उम्मीद नहीं थी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस जगह पर कोई अपना घर कैसे बना सकता है? खैर छोड़ो, मुझे वहां पर जाकर देखना ही होगा।
कोई रहता भी है या नहीं वहाँ। नहीं तो आज यहाँ पर मर ही जाऊंगा मैं। रघुनाथ जल्दी से उस घर की तरफ गया और दरवाजे पर खड़े होकर उसने अंदर की तरफ आवाज लगाई। कोई है क्या घर में? जी अगर कोई है तो कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। कोई सुन रहा है मेरी बात? कोई है? माफ कीजिए मैंने आपको परेशान किया। जी क्या है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर थोड़ी देर के लिए आपके यहाँ जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप इस वक्त इस जंगल में क्या कर रहे हो? आपको पता है ना, इतनी रात में यहाँ कोई नहीं आता। जी मैं समझ सकता हूँ आपको। असल में मैं एक पोस्टमैन हूँ। एक ज़रूरी खत देने जा रहा था कि तभी बारिश अचानक आ गई। आप चिंता मत कीजिए, बारिश ख़त्म होते ही मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि मुझे घर भी तो जाना है। घर पे मेरे सब राह देख रहे होंगे। ये बात सुनकर औरत रघुनाथ को ठीक से देखती है और मन में ही कुछ सोचकर उसे अंदर बुला लेती है। अच्छा ठीक है, चलिए जल्दी से अंदर आइए। लगता है आप बहुत देर से बाहर ही भीग रहे हो। रघुनाथ उस औरत के पीछे पीछे घर के अंदर प्रवेश करता है। घर के अंदर का माहौल काफी अजीब लग रहा था। घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। दीवारों पर भी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी थी। शायद काफी दिनों से घर की मरम्मत ना हुई हो। कहीं से तो किसी मरे हुए जानवर जैसी बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। मगर रघुनाथ उन सब चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अरे आप खड़े क्यों हो? इस खाट पर बैठ जाइए ना। अब लग रहा है कि ये बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। रघुनाथ ने अपनी बैग उतारी और जाकर उस खाट पर बैठ गया। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर घर से निकला था। जब से निकला हो तब से ऐसी ऐसी मुसीबतें मेरे गले पड़ रही है ना कि क्या ही बताऊं मैं आपको। जी कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हो। शायद उसी से आपका थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, बस दिन भर बिना कुछ खाए खत बांटे जा रहा हो, उसी की थकान है शायद। मगर सबसे बड़ा सिरदर्द तो वो गांव के लोग थे। पता नहीं कैसी अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। बेवजह ही डरा दिया मुझे। और ऊपर से ये बारिश भी। ये बारिश अचानक शुरू हो गई, तब से तो और भी मूड खराब हो गया मेरा। पता नहीं अब और कौन कौन सी मुसीबतें मुझे झेलनी पड़ने वाली है। माफ कीजिए, मैं समझ सकती हूँ आपको। मगर क्या मैं जान सकती हूँ कि गांव वालों ने आपको क्या बताया था? जी वो कह रहे थे कि रात को जंगल के रास्ते से मत जाओ, वरना कोई भूत भूत तुम्हें पकड़ लेगा। अब आप ही बताओ, इस जमाने में कोई भूत भूत होता है क्या? वो तो छोड़ो, इस जंगल में तो मुझे आप जैसे लोग मिले जो कि दूसरों की मदद करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो गांव के लोग ऐसे ही बाहर के लोगों को डराते रहते हैं। आप उनकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो। वो दोनों एक दूसरे से कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते रहते हैं।
वैसे मुझे ये पूछना था कि आप इस सुनसान जंगल में और इस घर में अकेली रहती हो क्या? मेरा मतलब दूसरा कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। जी नहीं, मैं मेरे पति के साथ रहती हूँ। क्या है कि वो अभी दूसरे कमरे में सो रहे हैं। ओह अच्छा, वैसे मुझे लगा ही था कि कोई दूसरे कमरे में सो रहा होगा, वरना इस जगह पर अकेला कोई रह सकता है क्या? जी बिल्कुल, मगर मेरा पति ऐसी नींद सो रहा है कि कभी उठ ही ना पाए। ये बात सुनकर रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कान अचानक से खड़े हो गए। क्या क्या कहा अभी आपने? कभी नहीं पाएंगे मतलब? ये आप कैसे बात कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले ही उनकी मौत हो गई। बड़ा ही नशेड़ी था मेरा पति, अच्छा हुआ मर गया। ममा मर गया? और आप अभी भी ऐसी ही बैठी हो, किसी को बुलाया नहीं? कोई कैसे आता मेरी मदद के लिए? वैसे भी रात में इस जंगल में कोई आता भी नहीं, तो मैं अकेली क्या ही कर सकती थी। वैसे आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो, वो बगल वाले कमरे में ही पड़े हैं। औरत की कही बात सुनकर रघुनाथ को काफी बड़ा झटका लगा था। फिर वो दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं। दोनों भी दूसरे कमरे में आ चुके थे। उनके ठीक सामने एक लंबी सी सफेद चादर में वो लाश लिपटी हुई पड़ी थी। उस लाश को पूरी तरह से ढका हुआ था, जिससे शरीर का कोई भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। सामने पड़ी लाश देखकर रघुनाथ को पसीना छूटने लगा। डर की वजह से उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अगर आप चाहो तो मैं इस लाश को खोलकर दिखा सकती हूँ, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसा ही ठीक है। क्या हमें अब पूरी रात इस लाश को ऐसा ही रखना होगा क्या? अरे नहीं, हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी बहन और उसका पति रहते हैं। मैंने उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी वहां जाकर उन्हें सब बताती हूँ। वो लोग जरूर हमारी मदद के लिए यहाँ पर आएंगे। और ऊपर से अब तो बारिश भी थोड़ी सी रुक चुकी है। अरे हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मगर अभी इस वक्त आपका अकेला बाहर जाना ठीक नहीं है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, आप मेरे साथ नहीं आ सकते। आपको यही रुकना पड़ेगा। मैं मेरे पति को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं यूं गई और यूं आई, तब तक आप दूसरे कमरे में जाकर बैठिए। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। रघुनाथ भी दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया और उस औरत का आने का इंतजार करने लगा। लगभग 1 घंटा बीतने को आया था। वो औरत अभी तक लौटने का नाम नहीं ले रही थी।
तभी दूसरे कमरे में वो लाश जाग चुकी थी और उठकर खड़ी भी हो गई थी। उसका वो भयानक रूप और वो शरीर किसी को भी डराने के लिए काफी था। अब वो धीरे धीरे रघुनाथ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही रघुनाथ ने उसे देखा, वो बहुत ही बुरी तरह डर गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम जिंदा कैसे हो गए? तुम मर चुके थे ना? और तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? हा 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 हा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने। मरा हुआ आदमी कभी जिंदा नहीं हो सकता, मगर मैं अब भूत बन चुका हूं। क्या क्या कहा तुमने? भूत? तुम सच में भूत हो क्या? हाँ, सही सुना तूने। मैं एक मरा हुआ भूत हूँ। अब तुझे बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला है। तुझे इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। चल, अब जो भी कीमती चीजें हैं ना तेरे पास, वो जल्दी बाहर निकाल, नहीं तो तुझे यहीं पर मार दूंगा। अब रघुनाथ को सब समझ आ चुका था कि यह कोई भूत वूत नहीं है, बल्कि ये एक लुटेरा है जो कि कब से मरने का नाटक कर रहा था। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी चाल थी मुझे लूटने की। और वो औरत और तुम दोनों मिलकर ऐसे ही लोगों को लूटते होगे, है ना? हा हा हा, काफी समझदार पोस्टमैन है तू। चल, जल्दी से सामान निकाल अब। तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। जो उखाड़ने है वो उखाड़ ले मेरा। ए पोस्टमैन, मुझसे जबान मत अड़ा। ना जाने तेरे जैसे कितनों को मैंने मौत के घाट उतारा है। ओह अच्छा, तो तुम लोगों का कत्ल भी करते हो? बढ़िया। और क्या क्या करते हो तुम लोगों के साथ, वो भी बताओ। मुझसे बहस मत कर तू। जल्दी से अपना कीमती सामान बाहर निकाल। तू क्या कोई पुलिस वाला है क्या, जो तुझे सब जानना है? हाँ, सब जानना है मुझे आज। तभी रघुनाथ झटके से अपनी जेब में से एक पिस्तौल गन निकालता है और उस लुटेरे के सामने पकड़ लेता है। वो देखकर लुटेरे की हालत खराब हो जाती है। ओ अच्छा, तुम भी मेरी तरह खेल खेल रहे थे। अच्छी बात है, मगर मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। अगर दम है तो पकड़ के दिखाओ मुझे। मैं भी इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। इतना कहकर वो लुटेरा वहां से भाग निकलता है। वो लुटेरा तेजी से बाहर की तरफ निकला और जंगल की तरफ भागने लगा। तभी एक पुलिस वाला भागते हुए उसकी तरफ आया और उसे जाकर पीछे से पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो, जाने दो मुझे। छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो। अब तू कहीं नहीं जा सकता। तेरा खेल खत्म हो चुका है। अब तू सीधा जेल चल। पुलिस वालों ने उस औरत को भी पहले से ही पकड़ कर रखा था। पुलिस ने एक ही रात में उन लुटेरों का पूरा खेल पलट डाला। काफी दिनों से उन्हें खबर आ रही थी कि कई सारे गांव के लोग उस जंगल में लापता हो चुके थे और उनकी कोई खबर
या फिर सबूत भी नहीं मिला था। इसलिए पुलिस वालों ने खुद उस जंगल में जाकर जांच करने का निर्णय लिया। रघुनाथ, जो कि एक सरकारी डाकिया बनकर आज इस जंगल में आया हुआ था, असल में वो एक होनहार पुलिस इंस्पेक्टर था जिसने कि आज उस जंगल के सारे राज खोल दिए थे। आज भी कई लोग भूत प्रेत के डर में जीते हैं। इसी डर का फायदा उठाकर कुछ लुटेरे और ठग लोगों को लूटते आए हैं। हमें अंधविश्वास को छोड़कर शिक्षा और समझदारी को अपनाना होगा, तभी हम खुद को और अपने समाज को और मजबूत और सुरक्षित बना पाएंगे।